हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा एक हाथ बहुत लंबा है, एक हाथ छोटा है, तो क्या आप इसको स्वस्थ शरीर की निशानी कहेंगे? मैं अगर आपसे कहूं कि आपके परिवार में, आप या दूसरे परिवार में आप देखते हो कि कहीं पे 3-4 पुत्र हैं, कोई एक कमज़ोर है, और माता पिता किसके प्रति, किसी एक के प्रति अगर ज़्यादा चिंतावान दिखते हैं, तो क्या आपको उसमें कुछ बुरा लगता है? समाज की हम बात करें तो समाज, भारतीय समाज ने बहुधा इस चीज़ को देखा है कि ऐतिहासिक तरीके से, चाहे हम महिलाओं की बात कर लें या कुछ विशेष वर्गों की बात कर लें, जिन्होंने पिछड़ेपन को देखा है, महसूस किया है। हम साहित्य में कहते हैं कि शोषित, वंचित, दमित तबका है। आज हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं, उसी तबके को मिलने वाले रिजर्वेशन यानी आरक्षण पे बात कर रहे हैं। हम आरक्षण के हर पर्सपेक्टिव पे बात करेंगे। हम प्रोस कॉन से लेके हर उस गूढ़ विषय तक जाएंगे जो दरअसल मुख्य परीक्षा में आपको हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए सहायक हो सकता है। एक बार फिर से पंकज सर हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पिछला जो हमारा पॉडकास्ट था राष्ट्रवाद को लेके, बच्चों के जो विचार आए, रिप्लाई आए मेल पे, टेलीग्राम पे और ऑफ कोर्स यूट्यूब पे, वो सर बड़े ही अच्छे थे। और निश्चित तौर पे आपके जो कमेंट्स होते हैं वही हमें और मजबूत करते हैं, सशक्त करते हैं। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स, अपने विचारों को ज़रूर बताते चलें, प्रेषित करते चलें। सर, आरक्षण की बात की जाए तो मैं अभी एक किताब पढ़ रहा था। बेसिकली वो 1857 के संग्राम पे आधारित थी। तो उस किताब में एक जगह मैंने देखा कि 1882 में मैसूर के जो राजा साहब थे, उन्होंने उस समय ब्राह्मण वर्चस्व को कम करने के लिए जो पिछड़े वर्ग हैं उनको अपनी सेना में स्थान दिया था। तो ऐसे कई से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं इतिहास में, जहाँ पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण किसी न किसी प्रकार से देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भारत में आरक्षण की नीति है, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और ये जो नीति है ये किस उद्देश्य से लाई गई है, तो सर आप इस पे अगर प्रकाश डालने की कृपा करें तो। सर देखिए, आरक्षण एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन ये एक सामाजिक पहचान का हिस्सा भी है। हमारा इतिहास अगर हम देखें, भारतीय इतिहास की हम स्पेशली बात करें, जैसा कि आपका प्रश्न भारतीय संदर्भ में है, तो हमारा इतिहास अगर हम देखें तो वैदिक काल के बाद, जब लेटर वैदिक काल आता है, वहाँ से जाति व्यवस्था को जन्मगत कर दिया गया। और बेसिकली जो भेदभाव शुरू होता है, जब हम कहते हैं ना आरक्षण की ज़रूरत क्यों है, आरक्षण क्या है, तो बेसिकली जो भेदभाव है, जो सामाजिक भेदभाव है, जो हजारों वर्षों से वो झेल रहे हैं, उसकी शुरुआत उस लेटर वैदिक काल से होती है, जब वो जातिगत रूप से बांध दिए जाते हैं जन्म से। और वहाँ से वो जो भेदभाव होता है, उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता, द्विज संस्कार उनका बंद कर दिया जाता है। जाहिर सी बात है, द्विज संस्कार बंद करने का मतलब ही था कि आपको समाज में शिक्षा से बाहर कर दिया। बिल्कुल। तो ये जो शुरुआत थी, ये बहुत ही यहाँ से होती है एक तरीके से। और उसके बाद हम देखें तो सबसे पहली बात, जैसे आपने बताया, 1882 में मैसूर के राजा ने पहली बार आरक्षण को लेकर के प्रावधान किया था। लेकिन जो सबसे बड़ा रिमार्केबल केस था वो 1891 का था, जिसमें मैसूर के छत्रपति साहू महाराज ने 50% रिजर्वेशन की बात की थी। और ये दुनिया का पहला अफर्मेटिव एक्शन यानी कि रिजर्वेशन का प्रावधान था, जो कि रिमार्केबल है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी सोच रखने वाले राजा भी हुए, तो इसको हमें सम्मान के नजरिए से देखना चाहिए। लेकिन अगर हम आधुनिक संदर्भों में रिजर्वेशन की बात करें तो ये ब्रिटिश काल से शुरू होता है। और सबसे पहले क्या हुआ, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट लागू हुआ। उसके बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई तो हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब बार बार हर तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड किए और उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। कम्युनल अवार्ड आता है। कम्युनल अवार्ड जब आता है 1932 में, जिसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं, उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट देते हैं फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग केस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके विरोध में गांधी जी जैसे ही इस बात को सुनते हैं, इसके विरोध में वो आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। गांधी का एक बड़ा ही फेवरेट टूल था उनको अपनी बात मनवाने के लिए, आमरण अनशन करना होता था, खाना पीना छोड़ के बैठ। और अंबेडकर जी के साथ इशू ये था कि वो गांधी की डेथ को अपने नाम पे अफोर्ड नहीं करते थे। आइडियोलॉजिकली वो गांधी से बिल्कुल समर्थन में नहीं थे, लेकिन गांधी का जो विचार था वो एक अलग आइडिया भी था। हम यहाँ पर आइडियोलॉजिकल लड़ाई देख रहे हैं, यहाँ पर व्यक्ति की लड़ाई नहीं है। गांधी का आइडिया ये था कि जो समाज है उसमें अगर हम सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो निश्चित तौर पे हिंदू यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, और जो दलित्स हैं, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं, दे आर पार्ट ऑफ हिंदू।
और गांधी को अगर आप इंटरेस्टिंगली फॉलो करेंगे तो आप पाएंगे कि गांधी कभी भी जातिवाद या वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं रहे। गांधी केवल जो विरोध करते थे वो छुआछूत का, अस्पृश्यता का विरोध करते थे। वो सिस्टम चेंज करने वाली विश्वास नहीं करते थे। तो गांधी का जो विचार है, गांधी कभी भी नहीं कहेंगे कि नहीं जातिवाद नहीं होना चाहिए। वो बहुत अच्छे से जजमानी सिस्टम का भी सपोर्ट करते हैं। तो गांधी का बेसिक विचार ये था कि इसमें एकता होनी चाहिए, जबकि अंबेडकर का ये मानना था कि कभी भी बदलाव शोषक वर्ग जो होता है वो नहीं कर सकता। बदलाव हमेशा तब मिलेगा जब हमें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन मिलेगा और हमें अधिकार मिलेगा चीज़ों को बदलने का। तो ये जो आइडिया का दोनों का क्लैश था वो इस पूना पैक में दिखता है। हालांकि अंबेडकर झुके, उन्होंने गांधी, मैंने जैसा बताया कि गांधी की डेथ को तो अफोर्ड नहीं करते थे और गांधी बहुत पॉपुलर भी थे, तो वो एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की जगह रिजर्वेशन का क्लॉज आया। तो यहाँ से ऑफिशियली रिजर्वेशन का क्लॉज आया और जो सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू दलित को, डिप्रेस्ड क्लासेस को सीट्स मिल रही थी, लगभग 71 सीट्स मिल रही थी, उससे डबल यानी कि 147 सीट्स वादा की गई। लेकिन इससे जो दलित लीडरशिप के उभार की संभावना थी वो खत्म हो गई। ये क्लॉज रहा जिसको समझना चाहिए और लेटर ऑन अंबेडकर भी इसको रियलाइज़ करते हैं और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ये जो आमरण अनशन था ये अंग्रेज़ों के विरुद्ध नहीं था, ये मेरे और मेरे लोगों के विरुद्ध किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ती है बात, हम आज़ाद होते हैं, संविधान सभा बनती है। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की प्रोविज़न रखते हैं, अवसर में समानता का प्रोविज़न रखते हैं, 15 का 4, 16 का 4 इंट्रोड्यूस करते हैं। हालांकि उस दौरान भी संविधान सभा के डिबेट में भी दो बड़े अलग थॉट भी थे। एक ठाकुरदास भार्गव का थॉट था। ठाकुरदास भार्गव का ये मानना था कि अगर हम रिजर्वेशन देते चले जाएंगे तो ये मेरिट के साथ अन्याय होगा और कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन की कैपेसिटी इन सबको भी प्रभावित करेगा। और दूसरे जो थे वो के.एम. मुंशी साहब थे। उनका आइडिया ये था कि ये गांधी की वो यूनिटी वाली फिलॉसफी को कमज़ोर कर देगा, हमें आरक्षण के प्रावधान नहीं करने चाहिए। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात पर फर्म रहे और उन्होंने डिफेंड किया अपनी बात को। तो टोटल संविधान सभा का जो क्लॉज निकल करके आता है, एक जनरल परसेप्शन भी बनता है कि आरक्षण 10 साल के लिए दिया जाए, फिर उसको आगे एक्सटेंड करते रहा जाए जैसी जैसी ज़रूरत हो। हालांकि आरक्षण का प्रावधान ऐड हो गया। और आज़ादी के बाद की अगर हम बात करें, मैं पूरा इतिहास ही आपको एक बार में बता देता हूँ जिससे हम लोग पूरा डिस्कशन एक साथ कर सकें। आज़ादी के बाद जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नेहरू जी, तो उनका एक बहुत क्लियर फर्म बिलीफ था कि जब तक इनइक्वालिटी है, जब तक असमानता है, तब तक आरक्षण रहना चाहिए। इसके बाद वो आरक्षण की प्रक्रियाएं रहीं। लेटर ऑन मंडल कमीशन आता है, 74th अमेंडमेंट आता है जिसमें महिलाओं को जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और लोकल बॉडीज़ हैं उसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया जाता है। फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम आता है जिसमें 1/3 रिजर्वेशन महिलाओं को दिया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक घटना होती है वो होती है 103वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें आरक्षण जो कि जाति आधारित हुआ करता था उसको आय आधारित किया गया, EWS रिजर्वेशन लाया गया। तो आज तक का जो टोटल रिजर्वेशन को लेकर के एक ब्रीफ हिस्ट्री रहा वो ये रहा सर। अब हम यहाँ तक ला करके आपको आरक्षण के बारे में जितना भी बैकग्राउंड था वो तो बता दिए, लेकिन सर हम ये जानना चाहेंगे कि आज के परिप्रेक्ष्य में जिन उद्देश्यों से हमने आरक्षण देना शुरू किया, जिस समानता के उद्देश्य से, जिस प्राधिकार देने के उद्देश्य से, जिस भागीदारी के उद्देश्य से हमने आरक्षण देना शुरू किया, हम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या हम अपने लक्ष्यों के आसपास पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे सर? सर पहले तो बहुत अच्छे से आपने समझाया। बात करें आपके प्रश्न की तो सर हम आरक्षण के अगर आधार को देखें तो कहीं ना कहीं 3 प्रमुख आधार दिखते हैं। जो पहला आधार है वो सामाजिक न्याय की बात करता है कि सामाजिक न्याय मिले। दूसरा बात करता है जो ऐतिहासिक अन्याय रहा उसको कम किया जाए। तीसरा ये था कि इंस्टीट्यूशनल डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए। इन 3 चीज़ों के आधार पर आरक्षण की बात की गई। लेकिन सर आपने आज़ादी के बाद जो संविधान सभा में बातें हुई आपने उसकी बात की, प्रावधानों की बात की। वास्तविकता में हम देखें तो अभी भी एक बड़ा वर्ग है जो आरक्षण प्राप्त कर रहा है और अभी भी उनमें एक बड़ा वर्ग है जिनको ज़रूरत दिखती है। इसका मतलब ये है कि आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी आरक्षण जिस नीयत से लाया गया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन क्या वो अपने कार्यों में सफल रहा? अभी तक तो ये लगता है कि नहीं। कुछ कारण जैसे कुछ इसके हम फैक्ट्स, जैसे DOPT की रिपोर्ट रही कि 22.5% आरक्षण है। अगर हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात करें, हम अदर बैकवर्ड क्लास को नहीं जोड़ रहे हैं, 22.5% उनको आरक्षण है। लेकिन
8% ही IAS अधिकारी इन शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वर्ग से हैं। हम भारत के सुप्रीम कोर्ट की हमेशा जिक्र करते हैं, हमने महिलाओं पर जब डिस्कशन किया तो भी इस पर बात की थी। सर अगर प्रतिशत वाइज देखा जाए तो 0.5 से भी कम प्रतिशत दलित जज रहे हैं। ये हर जगह पे आपने बताया था कि टॉप क्लास में देखा जाए तो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिखेगा, वो रिप्रेजेंटेशन बहुत कम दिख रहा है। हम उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं सर, अभी भी ये UGC का डेटा है कि 81% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीटें निर्धारित हैं हायर एजुकेशन में वो खाली रह जाती हैं जी। लगभग 4200 के आसपास पोस्ट लगभग जगहें जो बीटेक कॉलेजेस हैं, जो सरकारी बीटेक कॉलेज हैं, उसमें IIT, ये IIIT, NIT और जो स्टेट के हैं 42% तक सीटें खाली रह जाती हैं जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए रखी गई हैं। ये बताता है कि आरक्षण जिस वजह से लाया गया था वो तो सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन फैक्ट ये बताते हैं कि वो सही डायरेक्शन में नहीं है। और भी कुछ चीज़ें हैं सर, जैसे जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज में आरक्षण जो है वो जो पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो शायद चौथी पीढ़ी में जाते जाते आरक्षण की ज़रूरत न पड़े, लेकिन अभी भी समाज में चौथी पांचवी पीढ़ी तक हम आरक्षण देखने को पाते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो सर आज भी इसी आरक्षण के विरोध में एक मुखर आवाज़ इसी बात को लेकर खड़ी कि अगर आरक्षण अपने सही पर्सपेक्टिव के साथ लाया गया था तो उस पर हमको अभी भी इतने ज़्यादा आश्रित लोग क्यों दिखते हैं। जो विरोध होता है आरक्षण का वो भी इसी कारण से होता है कि अगर पिछले 75 वर्षों में जो सुधार नहीं हो सका, जो क्रमिक रूप से किया जा रहा था, तो अब कौन से सुधार लाए जा सकेंगे। इसके अलावा आरक्षण से जब क्रीमी लेयर की बात आई तो क्रीमी लेयर को उसमें शामिल किया गया, अब वो क्रीमी लेयर की बात SC ST के लिए भी की जा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आरक्षण की जो पद्धति है उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि मैं सर एक सामान्य वर्ग से आता हूं और मैं जब अपने गाँव की बात करता हूँ या विभिन्न गाँव की देखता हूँ तो आज भी मैं देखता हूँ कि जो वंचित तबका है वो सामान्य वर्ग के सामने नहीं बैठ पाता। मैं किसी गांव के सामने से जाने वाली बारात को देखता हूं और मैं जब न्यूज़ में पढ़ता हूं कि उसकी मूछें सिर्फ इसलिए काट दी गई क्योंकि वो एक सामान्य के घर के सामने से ले जा रहा था, तो हमें ये समझ में आता है कि आरक्षण जो सामाजिक आधार पर लाया गया था वो सामाजिक आधार पर अभी भी लोगों को नहीं मिला है। हर बार आरक्षण का जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी जाती है। जैसे अभी आपने EWS की बात की, कहा जाता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर लाया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सर जो आरक्षण है वो सामाजिक आधार पर लाया गया और जब तक सामाजिक रूप से कोई सबल नहीं होगा हम कैसे कह सकते हैं कि उसको आरक्षण का लाभ मिला है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं सर, मैं एक सामान्य परिवार से आता हूं, मेरे माता पिता शिक्षित थे और शिक्षित होने के साथ साथ समाज में जो उनकी स्थिति थी वो बहुत ही प्रिविलेज थी। लेकिन एक लड़का जिसके पिताजी मैला ढोते हैं, जिसकी माँ घर घर जाके बर्तन मांजती है, आप किस आधार पे कह सकते हैं कि उसका जो मानसिक विकास होगा या जो उसकी पूर्वत परिस्थितियां होंगी वो उसको सशक्त बना सकती हैं? बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। जब तक हम आरक्षण के मूल यानी कि सामाजिक आधार को, सामाजिक न्याय को नहीं समझेंगे, हम आर्थिक करते रहेंगे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम डाइवर्ट होते रहेंगे और अभी भी हम इसी डाइवर्जन के शिकार हैं। जहां पे जो बड़े नेता हैं वो हमेशा आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन उसी पार्टी के छोटे नेता हमेशा आरक्षण का विरोध करते रहेंगे कि नहीं आरक्षण ठीक नहीं है, आरक्षण ठीक नहीं है। तो सर मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छे प्रयास किए गए आरक्षण को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूल भावना है आरक्षण की, जिस कारण अंबेडकर ने या संविधान विशेषज्ञों ने इसको लाया था, वो लागू होती नहीं दिखती है। समाज कहीं ना कहीं अभी भी पीछे है, या हम ये देखते हैं कि दोहराव दिखता है। कुछ वर्गों में आरक्षण का बहुत ज़्यादा लाभ मिला है और कुछ वर्गों को बिल्कुल नहीं मिला है। अगर आरक्षण का लाभ मिला होता तो हमको झारखंड के छत्तीसगढ़ के गांव में कोई प्रजाति चूहा खा के जीवन बिताते न दिखती। या अभी मैंने जो आपको फैक्ट्स बताए, ये फैक्ट्स अपने आप में इस बात को बताते हैं कि संस्थागत तरीके से सरकारी आंकड़ों में जब आरक्षण या उसके रिपोर्ट्स इतने पीछे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि आरक्षण अपने मामले में सफल रह सका। खैर सर, जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का, और मंडल कमंडल वाली डिबेट बहुत चलती रहती है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब लागू किया गया और आरक्षण दिया गया, सर सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो प्रतिक्रिया देखने को मिली वो बड़ी स्पेशल थी। सर अगर आप उस पर प्रकाश डालना चाहें कि क्या अलग हुआ था, क्या नया हुआ था। देखिए सर, जैसा आप कह रहे थे कि समाज में भेदभाव रहा, बहुत जगहों तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंचा,
मंडल कमीशन पर जाने से पहले एक बहुत बेसिक बात कहना चाहूँगा सर। जो सोशल रिफॉर्म होते हैं, जहाँ पर लोगों की अवचेतनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता होती है, जो हमने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने अंदर इनकलकेट किया है, उसको बदलने की आवश्यकता होती है। तो जो चीज़ें हमने हजारों सालों में सीखी हैं, वो दहाइयों में हटा नहीं सकते सर। बिल्कुल सर, 70 साल में वो ख़त्म नहीं हो सकता, पाएगी, सही बात क्योंकि ये हमने पीढ़ीगत तरीके से अपने अंदर इनहेरिट किया। किया इसमें। जब मुझे याद आता है सर, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ और महिला आरक्षण दिया गया 1/3, तो उस महिला आरक्षण के बाद एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आपको नॉर्थ बेल्ट में मिलेगा, प्रधानपति का। मतलब अब महिला आरक्षण है तो महिलाओं को प्रधान तो बनाया जाएगा, लेकिन सारी ड्यूटीज जो परफॉर्म कर रहा है वो प्रधानपति है, नाम मात्र की जी। तो जब ये मामला दिखा पॉलिटिकल स्फीयर में, बार बार देखा, तो विश्लेषकों ने कहा फिर फायदा क्या हुआ आरक्षण देने का, क्योंकि वो तो फिर फेल कर गया ना पर्पस, क्योंकि आप प्रधानपति बन सारा काम कर रहा है। लेकिन सर आज जब हम देखते हैं, आज गांव में आप जाइए और महिला प्रधान देखिए, तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही हैं। आप अब पाएंगे वो परिवर्तन अब आया। आप शुरुआत के 5-7 साल 10 साल में नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि माइंडसेट चेंज करना है। और आरक्षण के लिए भी यही है सर, जब तक आप माइंडसेट नहीं चेंज कर पाएंगे तब तक ये प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसमें समय लगेगा सर। खैर, मैं बीपी मंडल वाली बात पर आता हूँ सर। एक्चुअली 1990s को जब मैं पढ़ाता हूँ सर, तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता है उसमें, क्योंकि 1990s को मैं कुछ इस तरीके से देखता हूँ कि 1990s ने मतलब इंडिया को अगर हम कहें तो 1990 के पहले का इंडिया अलग है और 1990 के बाद का इंडिया अलग है। आमूल शूल बदलाव देखने को, न्यू इंडिया है, बिल्कुल अलग है। वो इंडिया था ही नहीं, ये अलग इंडिया है एक्चुअली। चाहे वो आप सोशली देखें, इकोनॉमिकली देखें, पॉलिटिकली देख लें, हर तरीके से इंडिया बदल गया। एलपीजी लागू हुआ, इकोनॉमिकली हम बदल गए। पूरे आज का जितना जनरेशन देख रहा है एडवांटेज, वो सब एलपीजी के कारण है। सोशली और पॉलिटिकली अगर हम देखें तो मंडल कमीशन, एक्चुअली मंडल कमीशन बना तो काफ़ी पहले था। मंडल कमीशन का गठन जनता पार्टी की सरकार ने किया, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने 1978 में। लेकिन इसके बाद 2 गवर्नमेंट्स आई, एक इंदिरा जी की आई, एक उनके बेटे की आई, राजीव गांधी जी की। लेकिन उन दोनों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वीपी सिंह की सरकार आती है और वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में इसको लागू कर दिया। हालांकि उनका जो पर्पस था वो अपलिफ्टमेंट से ज़्यादा वोट बैंक ही था, लेकिन उन्होंने लागू किया, जो एक बढ़िया डिसीजन था। लेकिन उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से लोगों के रिस्पॉन्सेज नहीं आए। एक्चुअली अगर आप देखें नॉर्थ में और वेस्ट में इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि कुछ छात्रों ने आत्मदाह तक किया इसके विरोध में, क्योंकि उन्हें लगता था कि पहले से ही SC/ST आरक्षण है और अब अगर OBC आरक्षण भी देंगे तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं, सो कॉल्ड टैलेंटेड बच्चे हैं, उनके भविष्य का क्या होगा, और ये आरक्षण उन्हें खा जाएगा। हालांकि उसके जो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी, उसके आधार पर 27% आरक्षण को लागू किया गया। लोग माने नहीं, कोर्ट भी गए और कोर्ट में केस हुआ। केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने, इंदिरा साहनी केस था, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ 27% आरक्षण वैलिड है। 50% की कैप लगा दी कि इसके ऊपर आरक्षण नहीं होना चाहिए, और क्रीमी लेयर की अवधारणा को एक्सेप्ट कर लिया। ये तो बेसिक था जो उस मंडल कमीशन केस में हुआ। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो उस मंडल कमीशन ने पूरे राजनीतिक माहौल को बदल दिया। कांग्रेस पार्टी जो तब तक मोनोपोली रखती थी पॉलिटिकल गवर्नेंस में, हर जगह सत्ता उसी की होती थी, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। आप लालू प्रसाद यादव को देखें, मुलायम सिंह यादव को देखें, चौधरी देवीलाल को देखें, जो इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी को देखें, ये सब उसी पॉलिटिक्स के, उसी दौर की पैदाइश हैं, और उसी दौर को उन्होंने सामाजिक न्याय और समाजवाद के चूल्हे में ढका और अपनी सत्ताएं प्राप्त करी। अच्छा काम भी किया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया, बहुत सारे अच्छे काम किए। एक्चुअली समाज में वो जागरूकता भी आई कि हम भी सत्ता का हिस्सेदार हो सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ। और अगर इसी चीज़ में आगे देखें तो आगे बढ़ते हुए अगर हम देखेंगे तो ये मंडल की राजनीति शुरू हुई। इसी को हम मंडल की, जो OBC वोट बैंक और OBC की राजनीति देखते हैं, इसी को हम मंडल की राजनीति कहते हैं। और इस मंडल की राजनीति के बदले जो शुरू हुआ वो कमंडल की राजनीति थी। और वो जो राम मंदिर मूवमेंट हुआ, जो राम मंदिर के लिए ताला खोलने और वो बाबरी मस्जिद गिराने को लेकर के जो रथ यात्रा वगैरह की गई, उसने भारत के पूरे सामाजिक ताने बाने को छेड़ा। आप देखिए भारत में बड़े पैमाने पर दंगे हुए, और हिंदू मुस्लिम के बीच में जो पहली बार बड़ी खाई दिखाई दी वो इसी में दिखाई दी, क्योंकि ये वही कॉन्सेप्ट है कि हमें अपनी
जो पॉलिटिकल यूनिटी बना के रखनी है, क्योंकि अगर जाति आधारित नेता बनेंगे तो हिंदू वोट बैंक प्रभावित होगा और हिंदू वोट बैंक धर्म के नाम पर लाया जाएगा। तो वो जो किया गया, वो जो राम मंदिर मूवमेंट था, उसने पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो फिर से बदला और आज जो सत्ता प्राप्त हुई है उसका सोर्स वहाँ से है। 2 सांसदों की पार्टी सत्ता तक पहुँची। तो इस तरीके से ये चलता रहा सर। तो कांग्रेस की मोनोपोली लेकिन ख़त्म हुई, क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ। अगर हम केंद्रीय स्तर पर देखें और राज्यों के स्तर पर देखें तो गठबंधन राजनीति भी शुरू हुई। लेकिन इसका लाभ जो वे आरक्षण प्राप्त करने वाले वर्ग थे, जिनके लिए आरक्षण लाया गया था, उनको कितना मिला, ये ज़रूर एक पूरी एनालिसिस का विषय है। ठीक है। और इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ जातियों को ज़रूर इसका लाभ मिला। जैसे अगर हम ओबीसी समुदाय में बात करें तो बात की जाती है यादवों की, तो यादव समुदाय को इसका अच्छा लाभ मिला। एससी समुदाय में देखें तो जाधव लोगों को इसका ज़्यादा लाभ मिला। लेकिन जो पीछे रह गई जातियाँ, उनको उतना ज़्यादा लाभ अभी तक नहीं मिला है। तो ये जो फ़ायदा मिलना था वो नीचे तक फिल्टर आउट नहीं हुआ, ट्रिकल डाउन हुआ नहीं। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक प्रश्न बहुत अच्छा जो बच्चे भी बार बार पूछते हैं कि क्या जो आरक्षण हम दे रहे हैं ये स्थायी समाधान है या टेम्परेरी समाधान है, किस तरीके से ये असमानता को कम करेगा या असमानता को बढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है। तो इस पर अगर आप कुछ कहें सर तो अच्छा रहेगा। सर, जब आप आरक्षण का इतिहास बता रहे थे तो आपने वैश्विक स्तर पे आरक्षण की भी बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी और आपने एक टर्म इस्तेमाल किया था, अफर्मेटिव एक्शन। यस सर। इतिहास गवाह रहा है कि चाहे वो जापान हो या कोरिया, अफर्मेटिव एक्शन को उन्होंने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। इस कारण आज हमें उन्हें टेक जायंट के रूप में या अन्य क्षेत्रों में एक बड़े देश के रूप में देखते हैं। अफर्मेटिव एक्शन का तो गवाह यूएस भी रहा, जहाँ पे जाति आधार पे नहीं लेकिन नस्ली आधार पे आरक्षण की बात की गई। तो सर, वैश्विक स्तर पे ब्राज़ील का उदाहरण बहुत अच्छा है। इत्तेफाक से जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि पहले भी मैंने पढ़ा था, पर ऑफिशियली मैंने इसको कंफर्म किया कि पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ा आरक्षण का प्रावधान है कुछ जगहों पे। तो सर चलिए, पाकिस्तान का उदाहरण अभी साइड कर देते हैं अभी मेन बात करते हैं जापान और कोरिया की। तो जापान कोरिया इस बात के एक पुख्ता प्रमाण है कि अगर आप स्थायी समाधान के तौर पे भी देखते हैं और प्रैक्टिकली योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं, जैसे आपने कहा कि हज़ारों वर्षों का इतिहास दहाई के अंकों में अगर हम चाहें कि वो बदल जाए तो नहीं बदलेगा जी। तो सामाजिक स्तर पे लोगों को अगर मुखर करने का प्रयास करें, सामाजिक स्तर पे लोगों को हम मजबूत सशक्त करने का प्रयास करें और सोच में बदलाव करने का प्रयास करें। कबीर को जब हम पढ़ते हैं तो कबीर कहते हैं कि जो तू बाबन बबनी का जाया, आन बाटे क्यों नहीं आया। अगर तुम, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि एट एनी कॉस्ट, उन्होंने कहा कि अगर तुम सवर्ण हो और मैं निम्न वर्ण का हूँ तो हमारे तुम्हारे पैदा होने का तरीका अलग होना चाहिए था। अगर एक ही तरीके से पैदा हो रहे हैं तो हम समान हैं। तो इसका अर्थ सीधी सी बात यह है कि सर, समाज में अगर हम सोच इस प्रकार से इनकलकेट करें, आपने स्थायी समाधान की बात की थी, मैं उसी पे आऊँगा सर, कि अगर हम समाज में सोच इस प्रकार से इनकलकेट करें कि समाज भी उसमें पार्ट बने, हमें भी पता चले कि किसी विशेष जाति में पैदा होना गर्व का विषय नहीं होना चाहिए। उस जाति में पैदा होने के बाद जो हमने चीज़ें खुद से अचीव की उन पे गर्व किया जा सकता है, जो जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा कोई हक नहीं, उस पर हम कैसे गर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात आती है। दूसरी बात सर, आपने स्थायी समाधान के रूप में पूछी, तो मैं ऐसा कहूँगा कि भारत में स्थिति थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। हम इसे एक द्विचक्रीय समाधान कह सकते हैं, जहाँ पे हमें एक तरफ से जो कमज़ोर वर्ग हैं जिनके भी आपने बात की, उनको मजबूत करते रहना होगा। उनमें किसी प्रकार की एनोमली है, कमज़ोरी है, तो उसको सही करते रहना होगा। जैसे अभी हमने क्रीमी लेयर की बात की, तो उसको भी देखिए, उसको भी रिफाइन कीजिए। अगर क्रीमी लेयर की ज़रूरत है तो बिल्कुल बेशक रखिए उसको, और कोशिश ये कीजिए कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक पहुँचे। ये एक चक्र हो गया। दूसरा चक्र, हमको शिक्षा के माध्यम से या अन्य माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुँचानी होगी कि जिस चीज़ को आप, या जिस चीज़ के कारण आप बहुत खुद पे गर्व करते हैं, खुद पे प्राउड फील करते हैं,
उसमें आपका कोई विशेषज्ञता नहीं है। सामने वाला व्यक्ति अगर इस देश का नागरिक है तो वो भी उतना ही नागरिक है जितने आप हैं। और जब आप जाति के समीकरणों में से बांट देते हैं, खुद को बड़ा और सामने वाले को छोटा कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सामाजिक स्तर पे आपकी छोटी सोच को दर्शाता है। तो दोनों पक्षों में काम करना होगा सर। और मैंने जैसा आपको बताया कि जापान और कोरिया में, इनफैक्ट जापान की केस स्टडी इस मामले में बहुत अच्छी है। जब आप महिलाओं की बात कर रहे थे तो मैंने महिलाओं के पर्सपेक्टिव में भी देखा, तो वहाँ पे इस कारण भी सर देखा जाता है कि जैसे हम भारत में मेघालय की बात करते हैं या जब हम जापान की बात करते हैं, जो मैट्रिलिनियल सोसाइटी का उदय हुआ वो इसी सामाजिक प्रैक्टिकल क्या कहते हैं, सामाजिक प्रयोग के द्वारा सही तरीके से हो सका। तो हाँ सर, अगर बेहतर तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हो और उसी स्तर पे सामाजिक स्तर पे लोगों को प्रबुद्ध किया जाए, उनको समझाया जाए, बताया जाए और चीज़ें और बेहतर तरीके से तराशी जाएं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। खैर, मैं आ जाता हूं सर वापस की जिस बिंदु पे मैंने शुरुआत में बात की थी, क्योंकि आरक्षण तो एक एंडलेस डिबेट है, लेकिन एक चीज़ जो बार बार केंद्र में आती है वो ये आती है कि क्या आरक्षण आर्थिक आधार पे देना उचित है या आरक्षण को आर्थिक आधार पे सीमित कर देना ठीक है? सर देखिए, इस प्रश्न का उत्तर तो मैं प्रश्न से ही दूंगा। क्या जातिवाद खत्म हो गया है या जाति आधारित भेदभाव खत्म हो गया है? बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। अगर नहीं खत्म हुआ है या सिर्फ गरीबी बची है हमारे देश में, तो हम इस बात पर विचार कर सकते हैं। देखिए, गरीबी एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन जो जातिगत भेदभाव है वो एक जन्म आधारित और स्थायी भेदभाव है हमारे समाज का। हमारे यहाँ लोग कहते हैं, जैसे आपने भी ये लाइन सुनी होगी, जाति है कि जाति नहीं। तो जाति का जो भेदभाव है वो बहुत ही डीप रूटेड है। तो जब तक भेदभाव है, आप कैसे कह सकते हैं कि हम आर्थिक आधार पर भेदभाव करेंगे? और इसको दूसरे तरीके से भी समझिए कि अगर कोई गरीब ब्राह्मण है या कोई गरीब दलित है, तो क्या दोनों समान रूप से वंचित जो भेदभाव है उसको फेल करते होंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो कैसे आप अर्थ के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण को ख़त्म करने के लिए सोच सकते हैं या आर्थिक आधार पर ही आरक्षण रखने को सोच सकते हैं? देखिए, भूख का जो अनुभव है ना, उससे बराबरी नहीं आती है। बराबरी का जो है वो अगर अनुमान लगाना है तो अपमान का अनुभव भी गिनना पड़ेगा। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ सर। यूपी से हूँ मैं, तो यूपी में बहन मायावती जी चीफ मिनिस्टर थी, और जब वो चीफ मिनिस्टर थी उस दौरान उन्होंने बहुत सारे पार्क बनवाए और उसमें उन्होंने बहुत सारी मूर्तियाँ लगवाई, हाथियों की, काशीराम जी की, अपनी खुद की, और मतलब मेरे ख्याल से वो अकेली शायद जिंदा पॉलिटिशियन होंगी जिन्होंने अपनी बहुत सारी मूर्तियाँ लगवाई। उस दौरान बहुत सारे लोग ये कहा करते थे कि जिस प्रदेश में इतनी गरीबी हो, जहाँ लोगों के पास 2 टाइम का खाना नहीं हो, वहाँ चीफ मिनिस्टर मूर्तियाँ लगवा रहा है, ये किस प्रकार का सामाजिक न्याय है? और इस पर बहुत विरोध होता था। और उस पर मैं सर हमेशा ये बात कहता था कि भूख केवल रोटी की नहीं होती है, भूख पहचान की भी होती है। मायावती वो हैं जिन्होंने दलितों के आत्मसम्मान को पहचान दिलाई। वो उस पद पर पहुंची जहां दलित एस्पायर कर सकता है कि हम भी कभी सत्ता में पहुंच सकते हैं। आप सोचिए ना, भारत में कितने एससी समुदाय से प्राइम मिनिस्टर हुए हैं? एक भी हुए? नहीं हुए। केवल 2 हमने राष्ट्रपति बनाए, चीफ जस्टिस भी 2 हुए। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये, जब आप देखिए काशीराम स्मारक की बात करिए, डॉक्टर अंबेडकर के स्मारक, ये जो कि अपडेट होता है आकर के 2014 से 18 के बीच में, ये दलित पहचान, दलित स्वाभिमान, इसको उन्होंने जगाया सर। तो जब लोग ये कहते हैं ना कि केवल पैसा हो और तो सम्मान आएगा, जो आत्मसम्मान, जो बच्चे में कॉन्फिडेंस आया, जो समुदाय के लोगों में कॉन्फिडेंस आया, वो इससे आया सर। मैं एक्चुअली थोड़े समय तक एसोसिएटेड रहा भीमराव अंबेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, लखनऊ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसी के पास रमाबाई अंबेडकर पार्क है सर। वहाँ पर जब मैं पढ़ाने जाया करता था तो बहन जी की कभी रैली हुआ करती थी, तो मैं देखता था दूर दूर के शहरों से, मतलब मई जून की गर्मियों में नंगे पैर व्यक्ति चला आ रहा है, और ये उनकी कॉल पर होता था सर। ये वो एसोसिएशन है जो उन्होंने फील किया। और थोड़ा सा आसान भाषा में अगर हम कहें या थोड़ा सा लो इंटेंसिटी वाली बात कहें तो पॉलिटिकल एनालिस्ट इस बात को हमेशा मानते हैं कि पूरी पॉलिटिक्स में अगर कोई ऐसा वोट बैंक है जो इंटैक्ट रहा हमेशा, वो बहन मायावती का है। आज भी उनके एक बार कहने पर किसी को भी वोट पड़ सकता है। तो ये जो एसोसिएशन दिया, ये जो पहचान दी, आप इस पर प्रश्न नहीं कर सकते। तो जब किसी चीज़ को आप बार बार अर्थ से जोड़ते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन से जोड़ते हैं, भेदभाव वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि भेदभाव सोच का है। आज भी आप देखेंगे बहुत सारे सभ्य घरों में,
सो कॉल्ड बड़े शहरों में, सभ्य घरों में बर्तनों के अलग सेट रखे होते हैं। बिल्कुल। जिनकी जाति नहीं पता होती है उनको अलग सेट के बर्तनों में पानी और चाय दिया जाता है। तो एक बड़ा फेमस सा था ना सर, जिसमें कहते हैं, लोग कहते हैं कौन हो, तो वो ये नहीं जानना चाहते कि आपने इंजीनियरिंग करी है या आपने पॉलिटिक्स करी है या आप पीएचडी करा है। वो कौन हो का मतलब है कि कौन जात हो। तो जब ये भेदभाव मौजूद है हमारे समाज में, तो कैसे आरक्षण को सिर्फ आर्थिक आधार पर आप दे सकते हैं? तो ये कहीं से भी रिलेवेंट नहीं लगता मुझे। आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, लेकिन सिर्फ आर्थिक आधार ये बहुत गलत हो जाएगा। तो सर इस तरीके से अगर हम देखें, और हाँ, इस आर्थिक आधार के आरक्षण के साथ एक और डिबेट जुड़ जाती है, और वो डिबेट है प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर के। और अभी कुछ समय पहले देखा कि महाराष्ट्र में उन्होंने लागू भी किया, कुछ ठेकों में उसको लागू किया। तो क्या सर प्राइवेट क्षेत्र में जो रिजर्वेशन का मामला है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका क्या टेक है इस पर? सर मैं उस पर आऊँ उससे पहले, जब आप इतनी अच्छी कहानी बता रहे थे तो मुझे भी याद आ रहा है कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक बच्चे का, और उससे पूछा गया कि ये जो अम्बेडकर पार्क बना है उसके आसपास होगा, तो उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा है? तो उसने बताया कि सर मैं अपने माता पिता से सुना करता था कि बहुत सारे पार्क बोला उसने, बहुत सारे पार्क में या मंदिरों में उनको जाने नहीं दिया जाता था। आज जब अम्बेडकर पार्क में मैं हाथी की मूर्ति देखता हूँ, बेसिकली हाथी आप बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह भी है, वो उन्होंने बनवाया भी था, तो मुझे लगता है कि ये हमारा पार्क है, हम उसको खुद से एसोसिएट कर पाते हैं। बिल्कुल सर। और बड़ी मजबूती सशक्तता के साथ वहाँ जा सकते हैं। रही बात दूसरे बर्तन की, तो मैं शॉर्ट में बताऊँगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी ये रही कि वो इस बात को डिफ़ाइन कर देगी सर कि क्लास 8 में था मैं, और मैं स्विमिंग का प्लेयर था। मेरे साथ में मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूँगा उसका, वो हमारे स्कूल का रनिंग चैम्पियन था, और उसके फादर एक पीसीएस अधिकारी थे, लेकिन वो दलित वर्ग से था। और हम दोनों एक और मित्र के यहाँ गए जो उच्च वर्ग का था, और जब पहली बार पानी आया उसके लिए अलग ग्लास में आया, तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा प्रॉब्लम। लेकिन जब दूसरी बार जब चाय आई, और उस बच्चे के साथ जिसके पिताजी पीसीएस अधिकारी हैं, जो आर्थिक आधार पे मजबूत है लेकिन सामाजिक आधार पे, वहाँ पे भी उसके साथ भेदभाव किया गया। तो निश्चित तौर पे सर आपने बहुत अच्छे से उसको समराइज़ किया। रही बात निजी क्षेत्र की, तो सर हरियाणा में या कर्नाटक में ऐसे प्रयास किए गए जहाँ पे निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात की गई। सरकार ने ही बाकायदा इसको इम्प्रिंट कराया था, लेकिन उसका बड़ा विरोध भी हुआ। अगर हम सर निजी क्षेत्र को देखें, तो निजी क्षेत्र में जो रेशियो बताता है वो ये बताता है कि अमूमन 30 से 40% ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी सवर्ण उम्मीदवार के किसी जॉब को पाने के, और लगभग, सर मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये ऑफिशियल CSDS के रिसर्च आंकड़े हैं कि लगभग 90 से 95% अभी भी जो बड़ी पोस्ट हैं निजी क्षेत्र में, वो सवर्ण वर्ग के लोगों के पास में है, या हम कह सकते हैं कि अनारक्षित वर्ग के पास में, ज़्यादा कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब SC ST अभी बहुत पीछे हैं। तो निश्चित तौर पे सर जब हम सामाजिक स्तर पे रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो उसमें अकादमिक या प्रशासनिक के अलावा हमें निजी क्षेत्र की तरफ भी देखना होगा। लेकिन फिर वहाँ पे एक डिबेट आ जाती है गुणवत्ता की। पता नहीं क्यों लोगों को ये लगता है कि गुणवत्ता किसी विशेष कास्ट में पैदा होने से ही आती है, किसी विशेष समाज में रहने से आती है। मैं ये मानता हूँ कि किसी विशेष कास्ट या समाज में पैदा होने से आप किसी विशेष प्रकार से सबल हो सकते हैं, लेकिन आप किसी कमज़ोर वर्ग में पैदा हुए तो आप डिफरेंटली एबल भी हो सकते हैं, अलग प्रकार से भी आप मजबूत हो सकते हैं। इस बात को कहीं ना कहीं समझना होगा। और रही बात निजी क्षेत्र की, तो थोड़ा तो सर कंपनियों की स्वायत्तता का भी मुद्दा है। कई बार वो जिन कंडीशंस को रखते हैं, अगर उन कंडीशंस पे कोई भी कैंडिडेट आ रहा है, अगर वो उन कंडीशंस को फुलफिल करता है, आपके इंटरव्यू के लिए वो सही है, तो आपको उसको रखना चाहिए। कई बार सर हम CSR की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, और CSR के नाम पर हम बहुत ही दिखावेपन की बातें देखते हैं कि आपने एनवायरनमेंट के लिए पैसा, आप ही की कंपनी है जो कि हजारों टन कार्बन उत्सर्जित करे, लेकिन आप ही की कंपनी की तरफ से थोड़ा सा पैसा चला जाएगा CSR में। मैं कहता हूं कि दरअसल अगर आप CSR करना चाहते हैं तो आप उन क्षेत्रों में जाएं। सर अभी जब हम लोग दलित और अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात कर रहे थे, तो इनकी पॉपुलेशन लगभग 75% है, और अभी तक जितने भी आंकड़े हमने आपने डिस्कस किए, किसी भी आंकड़े में वो 50% से ऊपर नहीं है, सब में पीछे हैं। वो ये बताता है कि अगर वास्तविकता में आप CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहते हैं, तो यू शुड डू समथिंग जहाँ पे वो सामाजिक स्तर पे और आर्थिक स्तर पे वो तबका मजबूत हो जिसके लिए हज़ारों वर्षों से योजनाएं चली आ रही हैं और अभी भी वो मुकम्मल नहीं हो पा रही हैं। तो सर मेरा ये मानना है कि क्रमागत तरीके से, और हम ज़्यादा कहें तो रैशनल और साइंटिफिक तरीके से थोड़ा सा प्रयास किए जाने चाहिए निजी क्षेत्र में भी, क्योंकि निजी क्षेत्र में रोज़गार अगर रिलेटिवली देखें तो बहुत ज़्यादा है, सरकारी क्षेत्र में इतने रोज़गार नहीं आते हैं।
तो निजी क्षेत्र में प्रयास किए जाने चाहिए। जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सरकार हैं, उनको मिल के आपस में बैठ के कुछ योजना या कुछ क्रमागत रूप से कुछ कार्यों पे काम करना चाहिए, ताकि जो पिछड़ा और जो दलित या दमित या शोषित या वंचित तबका है वो भी मुख्य धारा में आ सके। तो सर, निजी क्षेत्र की जो रिजर्वेशन की बात, तो खैर जैसा मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि क्रमागत रूप से चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन जब मैं रिजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों संविधान सभा में आदरणीय अम्बेडकर साहब का वो वक्तव्य याद आता है कि जो आरक्षण है वो उन्होंने बेसिकली लेजिस्लेटिव आधार पे 10 वर्ष के लिए बात की थी, एग्जीक्यूटिव पे शायद उन्होंने उतना तवज्जो नहीं दी थी। लेकिन सर, अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आरक्षण का जो प्रावधान है इसको समयबद्ध रखना चाहिए था? क्या इसके लिए कोई सनसेट क्लॉज होना चाहिए था? सर देखिए, हाँ, जो आप कह रहे थे मैं उसको बता देता हूँ। वो आर्टिकल 334 है जो एससी और एसटी के लिए विधायिकाओं में, जैसे कि विधानसभा है, लोकसभा है, वहाँ पर 10 साल के आरक्षण की बात करता है, जो कहता है कि समय समय पर हर 10 साल पे इसको रिन्यू किया जा सकता है। ये एक्चुअली प्रोविजन था। डॉक्टर अम्बेडकर का भी ये मानना था कि जो रिजर्वेशन है वो एक रेमेडी है, इसको फॉरएवर राइट की तरह नहीं लिया जा सकता है, इसको एक उपचारात्मक व्यवस्था की तरह ही लिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जो उच्चतम न्यायालय है वो भी ये कहता है कि आरक्षण व्यवस्था स्थायी नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक समानता जब तक नहीं मिलती है तब तक हमें आरक्षण देना है, लेकिन एक बार हम वास्तविक समानता प्राप्त कर लें तो आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं होगी। ये थ्योरेटिकल बातें हैं। रियल बात क्या है, रियल पिक्चर क्या है? रियल पिक्चर ये है कि अगर हम एससी, एसटी और ओबीसी की आबादी जोड़ दें तो ये 60% से ज़्यादा भारत में आबादी होगी। लेकिन जैसा आपने बताया, मैं एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को जोड़कर बता रहा हूँ कि भारत में अगर तीनों वर्गों को जोड़कर देखें तो आईएएस कितने हैं इसके? 27% आईएएस हैं। अगर हम जुडिशरी में बात करें एससी, एसटी, ओबीसी सबको जोड़ करके, तो हायर जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 5% से ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है। देखिए, भारत को 75 साल लग गए। हमने 75 साल में केवल एक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना पाया, और अब तक केवल 2 राष्ट्रपति अनुसूचित जाति से हुए। बिल्कुल, एक अनुसूचित जाति का प्रधानमंत्री नहीं हुआ हमारा इन 75 सालों में। तो कैसे, कौन सा सनसेट क्लॉज ये डिसाइड करता कि कब ये लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे? तो और अगर क्षेत्रीय राजनीति नहीं उभरी होती, जो ओबीसी मूवमेंट नहीं हुआ होता, तो शायद राज्यों के मुख्यमंत्री भी नहीं होते। तो वास्तव में ये जो व्यवस्था है, इसमें जब सनसेट क्लॉज की बात करते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात ये है कि अगर बीमारी खत्म नहीं हुई है तो इलाज कैसे खत्म कर देंगे? सही बात है ना? तो सनसेट क्लॉज की बात बहुत सिंपल, हम कह सकते हैं कि हाँ, सनसेट क्लॉज होना चाहिए, लेकिन जब सन समानता के आसमान पर निकले तो सनसेट क्लॉज कीजिए। जब तक लोगों के अंदर समानता का भाव नहीं आ रहा है, जब तक समाज में हम उनको उनका स्थान नहीं दे पाए हैं, जब तक वो अपने स्थान तक पहुँचे नहीं हैं। जैसे आपने कहा ना कि जब एक प्रक्रिया से एक जैसे ही सभी पैदा हुए, तो भेदभाव क्यों? और ये समझना इतना मुश्किल क्यों है? मतलब ये बात समझनी इतनी मुश्किल कैसे हो गई कि हमें हजारों साल ये बात समझने में मतलब हम नहीं समझ पाए हजारों सालों में कि वो समान है। इतनी सिंपल बात तो हम कैसे मान लें कि अगले साल में, 2 साल में, 100 साल में, 50 साल में कैसे ये होगा? क्योंकि जब तक समाज में ये सोच बदलेगी नहीं, आपको आरक्षण तो देना ही पड़ेगा, और आप आरक्षण देते नहीं हैं। आरक्षण उनका हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। आप क्यों देंगे आरक्षण? आप समाज का उतना बड़ा हिस्सा हैं भी नहीं। भाई, जो आबादी का बड़ा हिस्सा है, जो जैसे अपोजिशन के लीडर बार बार कहते हैं ना, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, कहीं से तो समानता होनी चाहिए। तो ये तो हम सनसेट क्लॉज के साथ नहीं ला सकते सर। इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं हो सकता। जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक आरक्षण देना ही पड़ेगा। उसमें आप रिफाइनमेंट कर सकते हो, उसको आप बेहतर तरीके से टारगेटेड लोगों तक डिलीवर कर सकते हो। जो लोग वंचित रह गए, जिनको अधिकार नहीं मिले, उनको मिले, लेकिन समय सीमा नहीं लगा सकते। तो ये तो सर एक बात है। अगर इसको हम एक और पहलू के साथ ऐड करें कि आरक्षण के विकल्प के तौर पर अगर सरकार कुछ नीतिगत प्रयास करे तो जिससे सभी को लाभ मिले, तो भी नीतिगत विकल्प क्या हो सकते हैं, ये भी बच्चों को पता होना चाहिए अपनी राइटिंग को इन्हांस करने के लिए। तो नीतिगत विकल्पों पर ज़रा बात करें सर। पहले तो सर, जब आप बता रहे थे कि जब बीमारी सही नहीं हुई है तो इलाज कैसे ख़त्म कर दें जी, तो लोगों को समझना होगा कि इसके लिए यूथेनेशिया नहीं दे देना है कि आपने इच्छा मृत्यु दे दी कि भाई वो समाज है, समाज इवॉल्व करेगा। सर, आपने नीतिगत प्रयासों की बात की, तो निश्चित तौर पे शिक्षा की बात की जाए, प्रॉपर विधिबद्ध
सुसंबद्ध शिक्षा दी जाए बच्चों को। जब हम सोशोलॉजी की बात करते हैं तो एक टर्म आता है इंटरकास्ट मैरिज, अंतरजातीय विवाह। मैं ये कहता हूँ कि समाज अगर इसे स्वीकृत मान रहा है और लोग स्वच्छंद तरीके से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। कि अगर कोई अंतरजातीय विवाह करना चाहता है तो करे, नीतिगत रूप से भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। दूसरी बात, अभी बहुत चर्चा में रहा जातिगत जनगणना की। जब हम बात करते हैं तो जातिगत जनगणना एक नंबर जुटा लेना ना हो सरकार के लिए। सरकार ये देखे कि किस वर्ग, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था और मैं एक टीवी पे डिबेट देख रहा था, कोई रिजर्वेशन पे, कास्ट पे, क्लास पे बता रहा था, तो उसने बताया कि जैसे हम अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करते हैं तो क्लास में क्या होता है कि जब हम प्रमोट हो जाते हैं तो अगली क्लास में चले जाते हैं। भारत ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्रमोट होकर अगली क्लास में जाने को नहीं दे रहे हैं, या पॉलिटिक्स हो रही है इसके पीछे। तो देखें कि ये जो जातिगत जनगणना पे जो रिजल्टेंट मिला, आज से 10 साल बाद क्या ये जातियाँ कुछ आगे बढ़ी हैं कि नहीं। अगर आप जातिगत जनगणना करा रहे हैं तो निश्चित तौर पे फोकस्ड तरीके से आपको इस बात पे ध्यान देना होगा, जिसे हम कह सकते हैं कि सुधारात्मक उपाय करने होंगे कि किस प्रकार से जातियाँ और बेहतर हों। सर, गांधी जी ने कहा था कि सर्वोदय अंत्योदय के माध्यम से ही संभव है। सबका उदय तभी हम मानेंगे जब अंतिम वर्ग जो है, अंतिम क्लास जो है, वो भी ऊपर जाएगी। इस बात पे सरकार को ध्यान देना होगा। और जैसा कि आपने पहले ही एक तरीके से कंक्लूड कर दिए थे कि जब जो जिसे हम बीमारी कह रहे हैं निश्चित तौर पे बीमारी है, उसके इलाज में और बेहतर किए जाए, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया जाए और एक बेहतर तरीका, एक बेहतर फैब्रिक बनाया जाए जिससे एक ऐसा समाज निर्मित हो जो समावेशी हो, और वो इस बात पे फोकस करे कि हमको कर्म कैसे करने हैं, न कि इस आधार पे कि हमारी जाति क्या है। और जैसा आपने बताया कि जो प्रश्न आजकल बड़ा चर्चा में रहता है कि कौन जात हो, वही पूछा जाता है। तो सर, मुझे लगता है कि नीतिगत रूप से सरकार प्रयास कर रही है। सामाजिक स्तर पे हमें और आगे आना चाहिए, प्रबुद्ध रूप से बहुत सारी चीज़ें लिखने को हैं, बताने को हैं। गांधी जी ने, जब आपने बताया कि जब गांधी जी बात कर रहे थे रिजर्वेशन की, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के बजाय आरक्षण को वरीयता दी। वो उस समय भी वही चाहते थे कि कहीं ना कहीं वो वर्ग जो हमारे साथ है वो हमसे अलग हो जाएगा, तो शायद वो बात ना हो जाए जो हमने टू नेशन थ्योरी में देखी कि हिंदू मुस्लिम वहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो सर, तो नीतिगत आधार पे सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और आपसे अंतिम में 2 लाइन में कंक्लूसिव रिमार्क्स चाहूँगा, फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन पर आने से पहले सर, मैं एक बात पर आपका ध्यान दोबारा से ले जाना चाहूँगा। जो आप कह रहे थे ना, मेरिट वाला मामला, जो लोगों को बहुत लगता है कि टैलेंट के साथ अन्याय हो रहा है, मेरिट लोगों की खराब हो रही है, और जैसे प्राइवेट में भी आपने कहा कि वो मेरिट बेस पर होता है। एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, इनहेरिटेड प्रिविलेज, वो उनको मिला हुआ था, ऐसा कहा जाता है। तो जो मेरिट है ना सर, वो एक बहुत बड़ा छलावा है। वास्तव में क्या है कि किसी भी, जब 2 बच्चे पैदा हुए, आप सामान्य भाषा में इसको समझिए, 2 बच्चे पैदा हुए, एक अपर कास्ट के घर में, एक लोअर कास्ट के घर में, दोनों के टैलेंट में कोई अंतर था? नहीं था। एक बच्चा टैलेंटेड हो गया, जो मैंने इसीलिए बीच में भी सो कॉल्ड वर्ड का इस्तेमाल किया, सो कॉल्ड टैलेंटेड हो गया, और एक बच्चा अभी भी ये नहीं जानता कि एसडीएम बनना कैसे है। ये उसके टैलेंट के कारण नहीं है, ये उस एनवायरनमेंट के कारण है, वो उस इकोसिस्टम के कारण है जो उसको बचपन से मिले। सही बात है। और जिसे ये चीज़ नहीं मिली, उसको आप कह रहे हो कि वो टैलेंटेड नहीं है, और अब उसको और उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्थागत शोषण है जो टैलेंट के नाम पर करने की कोशिश की जा रही है। आपका टैलेंट कभी भी आपका टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो तब होता है ना जब हम एक लेवल से शुरू करते हैं। जो रेस में पीछे ही था पहले से, उसको पहले बराबर तो लाइए। तो ये जो टैलेंट की अवधारणा है ये भ्रमात्मक है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। और कंक्लूजन की तरफ बढ़ते समय सर, मुझे बहुत मेरे प्रिय कवि हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार की एक बहुत अच्छी रचना है, उसकी 2 लाइन सबको याद है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन इसी में आगे जो वो कहते हैं उस पर मेरा ध्यान ज़्यादा जाता है। वे कहते हैं, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। कहाँ हमने सोचा था सर आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय कि समाज में समानता आएगी, सबको बराबर अवसर मिलेंगे, भाईचारा होगा, कहीं नहीं हुआ। समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी मुख्य धारा में आने के लिए तरस रहा है। तो अगर आपको ये लगता है कि हम आरक्षण देंगे तो प्रॉब्लम बस यहीं पर है। आप कुछ नहीं देंगे, ये उनका अधिकार है, ये उन्हें पहले ही मिलना चाहिए था। जिसको देने में आपने देर करी, ये हम कह सकते हैं वेस्ट में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो लोग मानते हैं वाइट मैन्स बर्डन। वो ये वाइट मैन्स बर्डन जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा इनहेरिटेड डेब्ट है उनकी हमारे ऊपर।
हमें उस कर्ज को उतारना पड़ेगा, और ये कर्ज तभी उतरेगा जब उन्हें सम्मान के साथ उनकी जगह अपने आप प्राप्त करने दी जाएगी। ये बस मेरा कंक्लूज़न तो यही है सर। मुझे लगता है कि इस पर सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए बस। सर, आपने दुष्यंत कुमार जी की बात की, कवि विकल नाम से लिखा करते थे, मेरे विश्वविद्यालय के सीनियर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छा आपने कोट किया। मुझे सर ये मानना है कि आरक्षण एक सेतु की तरह है, एक पुल की तरह है। पुल वो जहाँ पे लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकें। आरक्षण कोई युद्ध भूमि नहीं है, कोई खेमा नहीं है कि आपने दो वर्ग बांट दिए, वो अलग रहें ये अलग रहें। दूसरी बात, बहुत से बच्चे अभी इसमें भी कमेंट करेंगे, बाद में भी कमेंट करेंगे। मेरा इतना सीधा सा एक बात कहना है कि जब किसी युद्ध भूमि में जाने से पहले, किसी युद्ध में उतरने से पहले आपको युद्ध के नियम पता है कि भाई आरक्षण है, तो युद्ध के निर्णय आने के बाद हाय तौबा मत मचाइए। पहले से आपको पता था रिजर्वेशन है और आपको उस आधार पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें डिबेट चलती रहेगी, आप किसी और को कोसते रहेंगे। हम अपने में जो सबसे बेहतर है उसको खोजें। सरकार आरक्षण को एक पुल की तरह बाकायदा एक चलने वाले और एक लोगों को संभाल लेने वाले, समाज को संभाल लेने वाले पुल की तरह कार्य करे तो बहुत बेहतर होगा। बाकी जैसा सर ने कंक्लूड किया कि आज़ादी के समय से ही जो अधिकार मिल जाना चाहिए था, आज भी हम देंगे देंगे कह के उसको टालते जा रहे हैं, या शायद उनको नहीं मिल पा रहा है। सरकार और सरकार से जुड़े लोग निश्चित तौर पर इस दिशा में गंभीर रूप से सोच रहे होंगे। आप एक स्टूडेंट के तौर पे भी बहुत सारी राय रखते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस संवाद के बाद आपकी राय में थोड़ा परिवर्तन हुआ होगा। अगर परिवर्तन हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम तो संवाद लगातार लेके आते रहेंगे और आपसे बहुत जल्द मिलेंगे अगले एपिसोड में यूपीएससी संवाद में। मेरी तरफ से और सर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।